तो हेडिंग बना दिए हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। ठीक, तो हीट का ट्रांसफर अभी तक जितना पढ़े उसमें हीट ट्रांसफर ही हो रहा था। जैसे अभी ये क्वेश्चन था, इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा वाटर था 30 डिग्री से, उससे हीट ट्रांसफर हो रहा था किसमें, आइस में। समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर होता है कैसा, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में। समझ पा रहे हैं? हम सब में अभी हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहां से, सन से। सन हाई टेम्परेचर बॉडी है और हम लोग पूरा अर्थ जितनी भी चीजें हैं सब लो टेम्परेचर पे। तो अर्थ से सन से अर्थ में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, हीट आ रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो दुनिया में जितना भी हीट ट्रांसफर होता है मेनली 3 ही तरीके से होता है। ठीक है, तो 3 मोड बोलते हैं हीट ट्रांसफर का, 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, 3 मोड है हीट ट्रांसफर का। इस 3 मोड में पहला मोड का नाम है कंडक्शन, दूसरा का नाम है कन्वेक्शन और तीसरा का नाम है रेडिएशन। नाम सुने होंगे तीनों। क्या है, कन्वेक्शन सबसे टफ होता है। तो कन्वेक्शन कॉलेज में पढ़ना है, +2 लेवल में कन्वेक्शन पढ़ना नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है कि कन्वेक्शन होता क्या है। इसका न्यूमेरिकल, इसका कैलकुलेशन टफ होता है। तो ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे का मतलब डेफिनेशन पढ़ा देंगे, कन्वेक्शन होता क्या है ना, कैसे कन्वेक्शन वर्क करता है, पर प्रॉपर इस पे क्वेश्चंस, प्रॉपर इस पे न्यूमेरिकल्स आपका सिलेबस में नहीं है। ये डिग्री लेवल में चालू होता है। रेडिएशन पहले बहुत सारा था, अब आपका डिलीट हो गया। डिलीट क्या हो गया, इसमें एक था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो हट गया। एक था स्टीफेंस लॉ, वो हट गया। समझ पा रहे हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी लगभग हट ही गया है। तो रेडिएशन बस बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें, किरचॉफ लॉ वगैरह पढ़ेंगे इसमें, किरचॉफ्स लॉ। तो एक क्लास रेडिएशन और एक क्लास आपका कंडक्शन, 2 क्लास का ये पूरा कंप्लीट क्लास होगा। न्यूमेरिकल वगैरह सब उसी में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक बेसिक अंतर समझ जाइए। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर है। जैसे मान लीजिए ये कोई सोर्स है या हाई टेम्परेचर बॉडी है, हाई टेम्परेचर बॉडी, और ये कोई है लो टेम्परेचर बॉडी। ठीक, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी में हीट का ट्रांसफर होगा, यहां से यहां हीट जाएगा। ये जाना ही, ये नेचर का लॉ है कि कोई भी चीज हाई से लो की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये जाएगा, इसमें 3 तरीका हो सकता है। कैसे 3 तरीका, इसको एक एग्जांपल समझते हैं अपने क्लासरूम के एग्जांपल से। मान लो मेरे पास ज्यादा हीट है, मुझे हीट ट्रांसफर करना है। किसे ट्रांसफर करना है, क्लास के सबसे लास्ट बच्चे को। वो लो टेम्परेचर है, उसको मुझे हीट देना है। ठीक है, अब मैं कितने तरीके से दूंगा, ध्यान समझिए। मान लो हीट जो है, हीट ना आपका ये मोबाइल है ऐसा, तो एक तरीका मेरे पास है, मैं अभी इसको दे दूं मोबाइल, ये अपने पीछे वाले को देगा, ये अपने पीछे वाले को देगा। इस तरीके से थोड़ी देर बाद ये मोबाइल कहां पहुंच जाएगा, लास्ट बेंच पे पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कांटेक्ट के द्वारा। कैसे, आप मान लो पहली बार दिल्ली जा रहे हो, आप मान लो आपका एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन हो गया, अब आप पासीघाट में, कभी तो आप गए नहीं अरुणाचल के बाहर, तो आप कांटेक्ट निकालोगे, कोई दूर के रिलेटिव, कोई फ्रेंड के फ्रेंड दिल्ली में निकल जाए तो फर्स्ट टाइम आपको वहां हेल्प कर दे सेटल होने में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो कैसा है, वो एक कांटेक्ट है। इसी तरीके से जब हीट एक बॉडी से या एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है कांटेक्ट के द्वारा, कांटेक्ट मतलब मैंने अपने नियरेस्ट को दिया, उसने अपने नियरेस्ट को दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ ऐसा होगा, इसमें देखो यहाँ पे, अब डायग्राम से समझिए। मानो यहां से यहां के बीच एक कोई सॉलिड है, कोई एक मटेरियल है, मीडियम है, तो ये क्या करेगा, मीडियम के जस्ट बगल वाले एटम को हीट दे देगा। ये मॉलिक्यूल्स इस हीट को अपने बगल वाले को देगा, ये अपने बगल वाले को देगा। इस तरीके से हीट जो है अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होते होते इसके पास पहुंच जाएगा।
अच्छा, हीट ट्रांसफर कैसे होता है? हीट कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि ये इसको दिया ये इसको दिया। हीट क्या है? एक एनर्जी। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा? ये उसी तरीके से होगा जैसे मानो साइकिल स्टैंड रखा हुआ है, कोई ऐसा एक साइकिल है, इसके बगल एक साइकिल, एक साइकिल, एक साइकिल, 20 साइकिल है। आप इधर खड़ा हो और आप चाह रहे हो अपनी एनर्जी उधर लास्ट साइकिल को दे। कैसे दोगे? आप इस साइकिल को धकेल दो, ये गिरेगा, ये किस पे गिरेगा? दूसरी साइकिल पे, फिर वो गिरा देगा अगली साइकिल को, समझ पा रहे हैं? और फाइनली वो लास्ट साइकिल भी गिर जाएगा, गिरेगा ना जी। पर उसको गिराने वाला कौन है? साइकिल या आप हैं? पहले से नहीं गिरा था, कितना दिन सुबह से खड़ा था, आप गए धकेले। तो आप एनर्जी दिए फर्स्ट साइकिल को, फर्स्ट साइकिल फिर बगल वाले साइकिल को एनर्जी दिया, वो उसको वो उसको वो उसको। क्या बात समझ पा रहे हैं? या जब भीड़ बहुत होता है, भगदड़ मचता है, इसी तरीके से होता है। एक आदमी दूसरे पे गिरता है, वो उस पे गिर जाता है, वो उस पे गिर जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से ये क्या करता है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है ना, बगल वाले की एनर्जी दे देता है। जैसे एनर्जी मिलता है, ये एक्साइटेड हो जाता है एटम्स, और ये वाइब्रेशन ज्यादा करने लग जाता है। ये जैसे ही ज्यादा वाइब्रेट करता है, जैसे आप बगल वाला ज्यादा हिलने डोलने लगा तो बगल वाले को टकराएगा। अब इसकी वाइब्रेशन से ये भी वाइब्रेट करने लगता है, फिर इसकी ज्यादा वाइब्रेशन है तो ये भी ज्यादा वाइब्रेट करे। इस तरीके से ये वाइब्रेशन यहां से यहां तक बढ़ते चला जाता है, और हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कंडक्शन को समझ में आया, रियल भी ये है, और मैंने एक आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी बताया कि क्लासरूम में जैसे मैं फर्स्ट बेंच पे दे दूं, फिर ये अपने पीछे वाले को, ये अपने पीछे वाले को कोई ऑब्जेक्ट यहां से लास्ट तक ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर होगा, ये कौन सा ट्रांसफर कहलाएगा? कंडक्शन का। क्लियर है ना? और ऑब्जेक्ट के अंदर रियल में कैसे होता है, हर जहां पे हीट है वो अपने जस्ट बगल वाले मॉलिक्यूल्स को देता है, बगल वाला मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट बढ़ जाता है, वो अपने बगल वाले को, अपने बगल वाले को, इस तरीके से हीट ट्रांसफर हो जाता है। पर यहां से यहां तक हीट तो क्या, पर मॉलिक्यूल्स वही है, सिर्फ अपनी जगह वाइब्रेट किया था, ये मॉलिक्यूल्स यहां से यहां तक नहीं गए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन नहीं होता है। माइग्रेशन मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ क्या होता है, उसका एनर्जी लेवल बढ़ता है, फिर वो अपने बगल वाले को दे देता है, वो अपने बगल वाले को दे देता है। इसका कई एग्जांपल, एक अभी साइकिल वाला समझाए, साइकिल यहां से उठकर फर्स्ट साइकिल पे नहीं गया, वो वहीं पे गिरा, पर एनर्जी धीरे 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 आगे बढ़ते चला गया। क्या ये बात समझ पाए? ओके, कंडक्शन सीख गए। कन्वेक्शन समझो, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में भी, अच्छा कंडक्शन में बताओ, अब बताओ अगर बीच में कोई मीडियम नहीं हो, यहां हाई टेम्परेचर है, यहां लो टेम्परेचर था, और ये जो बीच में मीडियम है, ये जो बीच में मीडियम, ये मीडियम नहीं हो, तो क्या कंडक्शन से हीट ट्रांसफर पॉसिबल है? अगर बीच में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं हो तो क्या कंडक्शन पॉसिबल है? नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो क्या सन से हमारे तक कंडक्शन से हीट आ सकता है? नहीं, डायरेक्ट कोई मॉलिक्यूल्स हम में उसमें कांटेक्ट में नहीं है, एटमॉस्फेयर तो 5-10 किलोमीटर तक ही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, अब दूसरा समझिए कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है, पहले एग्जांपल समझिए। ये हीट था, मैंने इनको दिया कि भाई मुझे लास्ट पहुंचाना है, ये इसको लिया और ये अपने पीछे वाले को नहीं दिया, ये कुछ निकला और लास्ट में जाकर उसको दे दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई मैसेंजर थ्रू हम इसको दिए, अब ये खुद यहां से निकला और खुद लास्ट तक गया, फिर आपको वापस दे दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरा हीट लास्ट तक पहुंच गया, पर इस बार मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल माइग्रेशन हुआ, ये इसको खुद जाना पड़ा लास्ट तक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे ये मानो हाई टेम्परेचर बॉडी है, ये हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और ये है लो टेम्परेचर। अब ये हीट किसी एक मॉलिक्यूल्स को दिया, अपने मॉलिक्यूल्स को इसने हीट दिया, अब ये मॉलिक्यूल्स खुद उड़कर यहां तक गया और ये हीट इसको दे दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में पहले हीट बगल वाले को मिलता है, पर कंडक्शन में क्या होता है, बगल वाला अपने बगल वाले को, बगल वाले अपने बगल वाले को देता है। पर कन्वेक्शन में जिसको हीट मिलता है वो खुद चलता है और जाकर हीट को ट्रांसफर करता है। क्या दोनों में अंतर समझ पाए? इसीलिए ये टफ है, ये मुश्किल है, इसीलिए इसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या बातें समझ पा रहे हैं? अगर हम सामने वाले के, सामने वाले पीछे वाले को, वो उसको ऐसा पास करते चला गया, कौन सा हीट ट्रांसफर? कंडक्शन। और हम इसको दिए, ये निकल कर जाकर लास्ट वाले को दे दिया, तब कौन सा? कन्वेक्शन। समझ पा रहे हैं? इसका रियल एग्जांपल,
जैसे आप कॉफी बना के लाए, कप में है कि अब पियेंगे, फिर किसी से बात करने लग गए, हवा आया, हवा उसको टच किया, वहां से हीट लिया, फिर निकल गया। समझ पा रहे हैं? तो हवा हीट को ट्रांसफर कर रहा है, पर हवा रुका हुआ है क्या? नहीं, हवा कंटिन्यूस आ रहा है, हीट ले रहा है, आगे जा रहा है। फिर दूसरा हवा आया, हीट लिया, आगे गया। 10 मिनट बाद आप देखते हैं कॉफी ठंडा हो गया। तो कॉफी को ठंडा कौन किया? चाय को ठंडा कौन किया? एयर, हवा। क्या बात समझ पा रहे हैं? पर एयर कैसे हीट को ट्रांसफर किया? वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स वहां से हीट लिया और आगे गया। वो ये नहीं कि एयर अपने बगल वाले को दे दिया, एयर अपने बगल वाले को, एयर चलता है, एयर आया, हीट लिया, आगे गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? या जैसे वाटर कूलिंग होता है किसी चीज से, तो पानी आती है, बजाते हीट लेता है, पानी आगे बढ़ जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना मेरी बातें? लो, क्या क्लियर है दोनों? तीसरा समझिए, रेडिएशन। रेडिएशन हम बोले ना, बीच वाले का झमेला ही नहीं पालना, मीडियम मुझे रखना ही नहीं, मुझे देना है, लेना किसको है? लास्ट वाले को। मैं बोला मेरी तरफ देखो, और मैं मोबाइल लिया और सीधे यहां से क्या कर दिया? थ्रो कर दिया, क्रिकेट बॉल की तरह, उसने डायरेक्ट कैच ले लिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई मीडियम की जरूरत नहीं। अब मुझे बता, इस तीनों में सबसे जल्दी मेरा मोबाइल लास्ट में कौन से मीडियम से पहुंचेगा? तीसरे वाले से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहला तो झिगजैग पाथ हो जाता है कंडक्शन में। कंडक्शन जो होता है ये झिगजैग होता है। झिगजैग मतलब हम इसको दिए, अब इसको पीछे वाले से दुश्मनी है, तो उसको देगा ही नहीं, इधर से दे देगा। फिर इसको पीछे वाले से दुश्मनी, वो ऐसा ऐसा घूमते घामते अंदर पहुंचेगा, पता चला रास्ते में खो भी गया मोबाइल, किसी को पसंद आया अपने पास ही रख लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सबसे स्लोएस्ट मोड है, कंडक्शन सबसे स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते का हर मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर रास्ते में कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ गया तो मैसेज पहुंचेगा भी नहीं। क्लियर में? पुराना टेलीफोन तार की तरह, जैसे पुराने जमाने में टेलीफोन होता था, पूरा वायर से जुड़ा होता था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इससे तो फास्ट है लेकिन स्लो है रेडिएशन से। क्यों? क्योंकि इसको तो यहां से वहां जाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और सबसे फास्ट कौन है? रेडिएशन। सीधा यहां से लेना है, वहां फेंक देना है। तो कोई पूछे कि कौन से मोड में मीडियम की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? रेडिएशन। सन से अर्थ तक हीट किस मीडियम से आता है, मतलब किस मोड में आता है? रेडिएशन। समझ पा रहे हैं? क्योंकि बीच में वैक्यूम है ना, वैक्यूम में सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन से हीट ट्रांसफर कर सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सबसे फास्ट, ये सबसे स्लो और ये मीडियम। क्या इतनी बेसिक बेसिक बातें समझ पाए? ठीक है। अच्छा, कन्वेक्शन में भी मीडियम का जरूरत है, समझ पा रहे हैं ना? ये मॉलिक्यूल्स मतलब मीडियम ही तो हुआ, ये इसको दिया तब ना ये यहां तक गया। आइए तो हम लोग पहले कंडक्शन लिखेंगे। बेसिक आप समझ गए, तीनों मीडियम, तीनों मोड अच्छे समझ गए। अब हम लोग हेडिंग बना देते हैं कंडक्शन, हेडिंग बना देते हैं कंडक्शन। अगर मीडियम जो है, अगर जो मीडियम हमारा है, ये जो मीडियम है, ये अगर फ्लूइड हो या गैस हो, गैस क्या रुका हुआ रहता है क्या? अगर ये अपना हीट किसी गैस को दे तो गैस का मॉलिक्यूल्स वहीं रुका रहेगा? कभी नहीं रहेगा। अच्छा, फ्लूइड को देगा तो फ्लूइड रुका रह सकता है, पर मैक्सिमम चांस है कि फ्लूइड भी फ्लो करता है। फ्लूइड का मतलब वाटर, अगर बात करो तो अगर वाटर को दो यानी लिक्विड को दो तो लिक्विड भी क्या करेगा? फ्लो करने की टेंडेंसी रखेगा। तो कंडक्शन सबसे अच्छा किसमें होगा? सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड, इसके बगल में अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसका एटम नहीं मूव करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कंडक्शन मेनली किसमें होता है? सॉलिड में। ठीक है, तो लिखिए, इट मेनली अकर्स इन सॉलिड, it mainly occurs in solid and मरकरी, Hg में भी ये होता है। मरकरी भी है तो मान के चलो लिक्विड, पर सॉलिड जैसा ही बहुत ये है। समझ पा रहे हैं? कई सॉलिड जो है मरकरी से लेस डेंसर है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन कंडक्शन molecules do not leave their original position. Molecules do not leave their original position. ठीक है?
थर्ड पॉइंट लिखिए। अच्छा, इसमें डायग्राम एक बना लीजिए, ये लिख लीजिए यहीं यहीं पे जो हम समझा रहे थे यही डायग्राम आपको बनाना है। ऐसा बनाइए, हाई टेम्परेचर बॉडी लिखिए, ऐसा लिखिए हाई टेम्परेचर, यहाँ लिखिए लो टेम्परेचर, और यहां से यहां तक एक सॉलिड को जोड़ दीजिए। अब इसके अंदर बीच में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट खड़ी कर रहा है, ऐसा दिखा दीजिए कि सिर्फ वाइब्रेट करके आगे पहुंच जा रहा है। यहां से हीट यहां गया, यहाँ से हीट यहाँ गया, यहाँ से हीट यहाँ गया, यहाँ से हीट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ। तो हीट का ऐसा ट्रांसफर हुआ, सब एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते जा रहा है, ठीक है ना, सब एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते जा रहा है। इसके बाद लिखिए द टेम्परेचर ऑफ रॉड, इसके बाद लिखिए द टेम्परेचर ऑफ रॉड आर एक्सट्रीमली मेंटेन्ड, आर ऐसा लिख दीजिए एक्सटर्नली, ऐसा लिख दीजिए द टेम्परेचर ऑफ रॉड एक्सटर्नली मेंटेन्ड, द टेम्परेचर ऑफ रॉड एक्सटर्नली मेंटेन्ड। ध्यान से समझिए, देखिए हीट ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। पर अभी समझे ना, धीरे धीरे क्या होगा, पूरे बॉडी का एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा ना। जब भी कोई बॉडी कांटेक्ट में आता है हाई लो, तो एक बीच का टेम्परेचर अटेन कर लेता है, तो पता चलेगा थोड़ी देर बाद पूरा बॉडी एक टेम्परेचर पे पहुंच गया। तो जैसे ही एक टेम्परेचर होगा तो उसमें हीट का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि हमें बाहर से कोई इंतजाम करना पड़ेगा कि हमेशा हाई टेम्परेचर बना रहे। मतलब यहाँ पे मानो कुछ हीट बाहर से हीट दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, इसको हमेशा हाई टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, इसको हमेशा लो टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे, तभी कंटिन्यूअस हीट का सप्लाई होगा। नहीं तो थोड़ी देर बाद दोनों का एक जैसा टेम्परेचर हो जाएगा और सेम टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा हीट ट्रांसफर के लिए बाहर से मेंटेन करना पड़ेगा टेम्परेचर को। नेक्स्ट लिखिए पाथ ऑफ हीट ट्रांसफर इज जिगजैग, पाथ ऑफ हीट ट्रांसफर इज जिगजैग। हीट का ट्रांसफर जो होगा वो कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ये उसको देगा वो उसको देगा, जिगजैग पाथ से होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखिए इन जनरल मेटल्स आर, इन जनरल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, metals are good conductor of heat and electricity, heat and electricity। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में, मतलब मेटल में दोनों अच्छे से फ्लो होता है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब कंडक्शन में दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना जरूरी है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा, पर हर क्वेश्चन में वो वर्ड लिखा रहेगा और उस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए टर्म रिलेटेड टू कंडक्शन, टर्म या इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू कंडक्शन। और पहला हेडिंग बनाइए स्टडी स्टेट, पहला बनाइए स्टडी स्टेट, पहला बनाइए स्टडी स्टेट, ठीक है। अब देखिए स्टडी स्टेट समझना बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, बहुत ध्यान समझेंगे आप लोग, बुद्धिमान है मुझे उम्मीद है तुरंत समझ जाएंगे, पर मंद बुद्धि की तरह बिहेव मत करना, ध्यान समझिए। देखिए ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, इधर लो टेम्परेचर बॉडी, आपने दोनों के बीच एक रॉड लगा दी है हीट ट्रांसफर होने के लिए, ये उसको दिया ये उसको दिया, इसी तरीके से हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि हीट का दुनिया में दो ही काम, क्या क्या, या तो टेम्परेचर बढ़ाना या स्टेट चेंज करना। हीट का दुनिया में कितना काम है? दो। हीट या तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाता है या उसका स्टेट चेंज कर देता है। अब किसी के मन में सवाल ये आएगा कि सर
मुझे पूरे रॉड को नहीं देखना, मानो मैं इस मॉलिक्यूल्स को देख रहा हूं, यहां पे देख रहा हूं, यहां हीट मिल रहा है इसको इधर से, तो इस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा बताओ? क्या मॉलिक्यूल्स का स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा? आंसर नहीं, रॉड तो लिक्विड नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन सिर्फ किस में होता है? सॉलिड में। इसको तो मैं लिक्विड बनने नहीं दूंगा। चलो सॉलिड है, तो क्या इसका टेम्परेचर राइज करेगा? आंसर हाँ करेगा। तो क्या टेम्परेचर राइज करते जाएगा? मान लो 2 घंटे तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या 2 घंटे तक इसका मॉलिक्यूल्स राइज करते जाएगा? तो इसका इनफाइनाइट टेम्परेचर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर समझो, जैसे आप नीचे स्टोव जलाए किचन में, तो नीचे हीट का सोर्स हो गया ना, और उसके ऊपर एक कंटेनर रखे आप जिसमें खाना बनाने वाले हो, और उसमें सब्जी भाजी चावल जो भी रखना रखे, तो आप क्या चाहते हो? आपका हीट किसको मिले? कंटेनर को मिले या आपके वेजिटेबल्स को मिले? वेजिटेबल्स को आप चाहते हैं, पर आपका मजबूरी है कि बीच में कंटेनर रखना है सॉलिड, तो सॉलिड के थ्रू जो हीट ऊपर जा रहा है, नीचे से हीट आ रहा है और ऊपर वेजिटेबल को मिल रहा है, वो कौन से प्रोसेस से मिल रहा है, कौन से मोड से मिल रहा है? कंडक्शन से मिल रहा है ना जी। वो कंडक्शन जब हो रहा है, तो वो जो कंडक्शन हो रहा है, तो ये जो कंडक्टर है, यानी कि ये जो आपका बर्तन है, ये जो बर्तन है जिसको नीचे से आप हीट दे रहे हो, जो नीचे से हीट दे रहे हो, इस बर्तन का क्या होगा? स्टेट चेंज होगा क्या? नहीं। तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा? करता ही है, शुरू में ठंडा रहता है बर्तन, लेकिन जैसे आग पे रखते हैं गर्म हो जाता है। पर क्या इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअस राइज करते जाएगा? मानो 3 घंटा कुछ खाना बना रहे स्पेशल डिश, तो लगातार 3 घंटे तक इसका टेम्परेचर क्या बढ़ते ही जाएगा? अगर लगातार 3 घंटा टेम्परेचर बढ़े तो ये गल जाएगा, समझ पा रहे हैं? इनफाइनाइट टेम्परेचर हो जाएगा। तो होगा क्या? थोड़ी देर टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जैसे शुरू के 10 मिनट में जितना गर्म होना है हो जाएगा तावा, मानो चपाती बना रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तावा गर्म होते 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 लाल हो गया, ऐसा नहीं है। शुरू के आधा घंटा 10 मिनत तक जो गर्म है हो जाता है, उसके बाद फिर उतना एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसी को क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट। तो कुछ बच्चे को ये हजम ही नहीं होता कि ऐसा कैसे होगा, हीट तो कंटिन्यूअस मिल रहा है, फिर उसका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं कर रहा है? आंसर है हीट कंटिन्यूअस मिल रहा है, पर वो अपने पास रखे तब तो। इसको कंटिन्यूअस मिल रहा है, ये भी आगे तो भेज दे रहा है, उसके पास रहे तब तो टेम्परेचर राइज करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फिर सवाल आता है कि शुरू में क्यों राइज किया? शुरू में भी तो पास कर रहा था बगल वाले को। आंसर है शुरू में नहीं पास करता है, पहले हीट को एब्जॉर्ब करता है। उसमें पहले कंसेप्ट पढ़े ना, थर्मल कैपेसिटी। हर मॉलिक्यूल्स का अपना थर्मल कैपेसिटी होता है, तो पहले जितनी हीट लेना ये ले लेता है, जब इसका पेट भर जाता है, इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, फिर हीट को आगे देता है। इसीलिए आप मानो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और रॉड लगाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यहाँ नहीं पहुंच जाएगा करंट की तरह। जैसे करंट वहां से चला, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बल्ब जल जाता है, पर हीट में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हाई टेम्परेचर है और तुम कुछ लगाए तुरंत, जैसे बर्तन चढ़ाते के साथ बर्तन गर्म हो जाता है क्या? उसको टाइम लगता है ना। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि उसका एक एक मॉलिक्यूल्स, इससे पहले ये हीट आता है, ये मॉलिक्यूल्स भर पेट हीट को खाता है, ये हीट का जितनी कैपेसिटी उतना ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इसकी कैपेसिटी पूरा होगा तब फिर बगल वाले को देगा, फिर ये पूरी अपनी कैपेसिटी तक एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर बगल वाले को देगा। इस तरीके से पहले खुद एब्जॉर्ब करता है, जब वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पूरी हो जाती है फिर आगे बढ़ाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद क्या है कि सबकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, अब जो भी हीट आएगा कोई अपने पास नहीं रखेगा, सब आगे बढ़ाते चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको एक और एग्जांपल समझाते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लो हीट को, मान लो मेरे पास ना 10 केजी एप्पल्स है, वो हीट है मान लो, मुझे लास्ट बेंच देना है, फिर से मैं कंडक्शन कराना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा? एप्पल सामने वाले को दूंगा, ये बेचारा सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए आया, पर एप्पल खाएगा या पीछे वाले को दे देगा? खा लेगा। लेकिन 10 केजी तो बेचारा खा नहीं सकता, तो 2-4 खाया तो बचा 9.5 केजी, वो पीछे वाले को देगा। पीछे वाले बोला मैं भी खाता हूं, तो रास्ते में सब खाते खाते हो सकता है लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 100 ग्राम एप्पल बचा हो। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन मैं कंटिन्यूअस हीट ट्रांसफर करना देता, जैसे ही खत्म हुआ मैंने फिर से इसको 10 केजी दे दिया, तो क्या फिर से ये खाएगा? अभी अभी खाया, पेट तो भर गया, अब ये 10 केजी का 10 केजी पीछे वाले को दे देगा, फिर वो 10 केजी का 10 केजी पीछे वाले को दे देगा। बात समझ पा रहे हैं? तो शुरू में तो हमारा एप्पल कम होते होते पीछे गया, पर 1 से 2 बार के बाद हम जितना एप्पल देंगे उतना एप्पल क्या जाने लगेगा? पीछे। वही है स्टडी स्टेट। थोड़ी देर के बाद, फ्रैक्शन ऑफ थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद,
जैसे आप तावा चढ़ाते हो, 1 मिनट 5 मिनट के बाद तावा जब गर्म हो जाता है उसके बाद वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो वही क्या हो गया उसका स्टडी स्टेट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो स्टडी स्टेट में लिख लीजिए, देखिए द स्टेट इन विच molecules do not absorb heat, the state in which molecules do not absorb heat, that is temperature of different section, is different but constant, जैसे मान लो ये बॉडी है आपका, ये आपका बॉडी है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब मानो ना मैं इसमें थर्मामीटर लगाता हूं, क्या ना, मैं थर्मामीटर लगाया, 3 थर्मामीटर लगा रहा हूं। अब बताओ तीनों जगह की टेम्परेचर सेम मिलेगा अलग मिलेगा? अगर ये स्टडी स्टेट में है तो मान लो ये स्टडी स्टेट में है तो तीनों जगह का टेम्परेचर सेम या अलग? अगर सेम होगा तो कभी हीट ट्रांसफर होगा क्या? हीट तो तभी ट्रांसफर होगा जब हाई से लो होगा, यानी इधर वाला हाई होना चाहिए, इधर वाला लो होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो हर पॉइंट का टेम्परेचर तो अलग होगा, डिफरेंट होगा, पर कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो यहाँ का टेम्परेचर आपका 80 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री है, तो ये हमेशा 80 ही रहे इस पॉइंट का। अब 80 से ज्यादा नहीं हो कभी, ये हमेशा 60 ही रहे, हमेशा 20 रहे। समझ पा रहे? यही लास्ट लाइन लिखे हैं, डिफरेंट बट कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? डिफरेंट सेक्शन का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अगर सब सेक्शन का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट ही नहीं ट्रांसफर होगा। तो सभी सेक्शन का हीट जो है टेम्परेचर वो तो डिफरेंट होगा पर कांस्टेंट होगा। क्लियर मेरी बात? चलिए ये था आपका स्टडी स्टेट। नेक्स्ट एक समझना है कंसेप्ट, इसको लिख लिया ना स्टडी स्टेट को, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस। देखो आइसो मतलब हमेशा क्या होता है? सेम, है ना। आइसोथर्मल मतलब आप जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस जिसका टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? अब कांस्टेंट टेम्परेचर कहां से आया? तो यहां आया, ध्यान से देखिए। ये मान लो यही सेक्शन में इसकी जितनी चौड़ाई है, यहां से यहां तक, नीचे से ऊपर तक कहीं भी जाएंगे टेम्परेचर सेम मिलेगा अलग मिलेगा? सेम मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये अपने आप में क्या हो गया? आइसोथर्मल सरफेस। यहां से यहां तक अपने आप में क्या हो गया? ये आइसोथर्मल सरफेस। तो हम अगर 1D हीट ट्रांसफर माने, जो अपनी सिलेबस में 1D है, जेई में 2D आता है, 3D, नीट में सिर्फ एक ही तरफ आता है, हम नहीं मानेंगे हीट ऊपर भी जा रहा है। तो अगर हीट 1D ट्रांसफर माने तो नीचे से ऊपर तक अगर किसी भी सेक्शन में जाएंगे तो हर पॉइंट पर टेम्परेचर क्या मिलेगा? सेम। तो ये क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल सरफेस। तो आइसोथर्मल सरफेस का मतलब ऐसी सरफेस जिसका टेम्परेचर सेम हो। आइसोथर्मल सरफेस। चलिए लिख लेते हैं इस बात को, लिख लीजिए इस बात को। लिखिए द सरफेस एट विच, आइसोथर्मल लिखिए द सरफेस एट विच all molecules are at same temperature. All molecules are at same temperature. दूसरा पॉइंट देखिए, two isothermal surface
two isothermal surface never intersect each other, never intersect each other। दो आइसोथर्मल सरफेस कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। क्यों मिलेगा? दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ओके। तीसरा लिखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट। तीसरा कंसेप्ट है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझिए टेम्परेचर ग्रेडियंट को बहुत अच्छे से समझिए। ये लास्ट कंसेप्ट है। ग्रेडियंट फिजिक्स में जब भी आता है तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विथ डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विथ डिस्टेंस। जिसे बहुत ध्यान समझिए। मान लो यहां से ये x डिस्टेंस पर है और टेम्परेचर है T डिग्री। ठीक, अब यहां से dx डिस्टेंस और आगे गए, यानी यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस हो गया x प्लस dx। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर भी हो गया T डिग्री प्लस dt। ठीक है ना? जैसे सॉरी प्लस होगा या माइनस होगा जी? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, है ना? हाई से लो ना हीट जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर कमते जाएगा। तो डिस्टेंस के साथ कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे फ्लूइड में पढ़े थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद आया? चेंज इन वेलोसिटी विथ हाइट। इसी तरीके से टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये होता है चेंज इन टेम्परेचर बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा, देखो चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं यहीं पे निकाल रहा हूं। मान लो फाइनल है यहां से यहां तक में देखिए तो T माइनस dt और माइनस इनिशियल है T और सेम डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस x प्लस dx माइनस x। तो देखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आ जाता है ये आ जाता है माइनस dt बाय dx। ठीक है, यहां dt कट जाएगा, बचेगा माइनस dt और नीचे xx कट जाएगा, बचेगा dx। ठीक है ना? माइनस dx। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, फिर हेडिंग बनाइए लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। अब देखिए लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में अभी पढ़ाऊंगा आपको। आप सभी को याद है, यही पढ़ते भी है 11th में। सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन एक ही बात भूल जाते हैं, ये वैलिड कब है? ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी स्टेट में वैलिड है। इसीलिए क्वेश्चन में बार बार स्टडी स्टेट लिखा रहता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये लिख लीजिए, लॉ ऑफ, हम लोग क्या लिखे? लॉ ऑफ कंडक्शन, है ना? तो पहला पॉइंट इसमें यही लिख लीजिए, इट इज वैलिड ओनली इन स्टडी स्टेट। लॉ ऑफ कंडक्शन या हीट कंडक्शन, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। पहला पॉइंट क्या लिखे हम लोग? इट इज वैलिड ओनली इन स्टडी स्टेट, ओनली इन स्टडी स्टेट। ठीक है, आइए क्या लॉ है ये समझिए। लॉ का 2-3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे।
ठीक है। अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का क्या मतलब, देखिए dH बाई dt इसको लिखते हैं, आप Q भी लिख सकते हैं, हीट का मतलब Q बाई dt भी लिख सकते हैं, रेट का मतलब वो होता है डिवाइड बाय टाइम, समझ पा रहे हैं। तो कितने टाइम में कितने हीट का ट्रांसफर हुआ, हीट गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया से, कितने एरिया से जा रहे हैं। जैसे खुद से समझो जरा, देखिए मान लीजिए मैं ना यहाँ पे हीट है, अब यहाँ पे लाया तो यहाँ इतनी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं ना, तो इसको इधर रखेंगे तो इतनी एरिया से हीट जाएगा, पर अगर इसको ऐसा रखे तो बस इतनी एरिया है ना, तो आप खुद समझो अगर ऐसे रखोगे तो ज्यादा इसमें हीट फ्लो होगा या ऐसा रखोगे तो ज्यादा होगा, ऐसा रखने ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा जगह हीट जाने का, बात समझ पा रहे हैं। तो किसी भी मीडियम में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना हीट किस रेट से फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। क्लियर है मेरी बात? दूसरा मेन जो है ये तो एक हो गया, और दूसरी पॉइंट है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है ये एक और बात पे डिपेंड करता है जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। कितना भी एरिया हो जाए मान लो, पर इसका ये एंड और ये एंड सेम टेम्परेचर पे है, तो कभी इसमें हीट फ्लो करेगा क्या? हीट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? टेम्परेचर का डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर दोनों एंड का सेम टेम्परेचर हो जाए तो कभी हीट फ्लो ही नहीं करेगा। तो हीट फ्लो कराने वाला जो उसका ड्राइविंग फोर्स है, जैसे करंट को फ्लो कराने वाला कौन है? करंट को फ्लो कराने वाला कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से हीट को फ्लो कराने वाला कौन है? टेम्परेचर डिफरेंस, उसी को तो बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये भी बोल सकते हैं dH बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dt बाई dx। अब दोनों को मिलाकर फाइनल हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, बोलते हैं dH बाई dt जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस a dt बाई dH के dx के। समझ पा रहे हैं? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लाते हैं, हो जाता है dH बाई dt इक्वल टू माइनस के a dt बाई dx, जहां पर k एक कांस्टेंट है जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का है इसलिए बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन या थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी बोलिए। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर अगर k का वैल्यू ज्यादा हो तो ये भी क्या होगा? ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो k जिस बॉडी का, पहले देखो k डिपेंड करता है मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है, ये सब पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जिस मटेरियल का k जितना ज्यादा उसमें हीट उतना ज्यादा ट्रांसफर होता है। तो k अगर लार्ज है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ये भी लार्ज होगा, ये भी हाई होगा। तो जिस बॉडी में जितना ज्यादा k का वैल्यू होगा उसमें उतना जल्दी हीट का ट्रांसफर होगा। इसीलिए आप देखोगे नई बर्तन बहुत सारा आता है, किचन का बर्तन, उसके नीचे में कॉपर का एक लेयर रहता है, तो कॉपर का k बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उसमें जल्दी से हीट जाए बर्तन में, फास्ट खाना बने। समझ पा रहे हैं? सबसे ज्यादा k होता है सिल्वर का। पुराने जमाने में राजा महाराजा के खाना सिल्वर में बनता था, जल्दी बनता था और अच्छा बनता था। फिर सब ज्यादा सिल्वर में, फिर आयरन इसमें कॉपर में, ऐसा होता है। लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट और लिखते जाते हैं हम लोग, इसमें नोट कर लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा ये, फिर फॉर्मूला बनाकर न्यूमेरिकल करेंगे।
ठीक है, देखिए एक तो इसका यूनिट बनाना है, एक वो लिख लीजिए के जो है सबसे ज्यादा एजी का होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर एल्युमिनियम का होता है। ये तीन सबसे ज्यादा किचन में यूज होता है आपके किचन में। अब तो मान लो एजी का नहीं होगा, मान लो अगर आप चाहते हो सिल्वर का बर्तन लेना, बाकी सारा बर्तन बेचना पड़ेगा आपको। ये एल्युमिनियम ऐसा करके इसकी यूनिट बनाते हैं के की। देखो फॉर्मूला क्या है, डी एच बाई डी टी इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से के के लिए फॉर्मूला बना देंगे, देखिए क्या बनेगा, माइनस डी एच इंटू डी एक्स बाय, अच्छा एक ना आपने कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन, ये dt क्या है, टाइम, और ये dt क्या है, टेम्परेचर। तो दोनों का सिंबल एक जैसा हो गया, थोड़ा आप इसको संभाल लें, नहीं तो आप बाद में नहीं समझ पाएंगे। तो इसको मैं ना कैपिटल T बना रहा हूं और मैं वर्ड में भी लिख दे रहा हूं, ये है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और ये तो रेट है, तो टाइम है, ये क्या है, ये टाइम है। नहीं तो अभी यूनिट के समय गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये हो गया dh बाई dx और नीचे है dt के ए कैपिटल dt। चलिए अब इसकी यूनिट की बारी, dh माइनस माइनस तो dh क्या है, हीट, हीट का यूनिट जूल, जूल। dx क्या होगा, लेंथ, यूनिट मीटर। dt ये क्या है, टाइम वाला, सेकेंड। अबे के का के फिर से क्यों आ गया, के तो अपने को चाहिए ना, के नहीं है, ठीक है, बाकी को उधर भेजे, देख लो, के dt ए dt, ठीक है। एरिया का मीटर स्क्वायर, और dt क्या है, ये टेम्परेचर यानी कि डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ये देखो मीटर इसको कैंसिल कर दिया, हो गया जूल पर सेकेंड मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया SI। अच्छा इसी को एक और तरीके से बोल सकते हैं, क्या, जूल पर सेकेंड वाट होता है, जानते हैं, ये जूल पर सेकेंड को वाट भी बोल सकते हैं, पावर एनर्जी बाय टाइम, वाट। ये हो जाएगा वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या पर डिग्री केल्विन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। देखो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन भी बोलेंगे तो इक्वली राइट है। ये हो गया। अगर इसकी सीजीएस यूनिट बनाना है, ठीक है जी, तो सीजीएस यूनिट बनाएंगे तो यहीं से बनाइए, जूल की जगह लिखेंगे, जूल की जगह क्या लिखेंगे, कैलोरी, ठीक है। अर्ज बोलना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल यूनिट ऐसा आपको दिखेगा, सीजीएस तो मत बोलो, ये यूनिट आपको कई बार दिखेगा कैलोरी में, तो कैलोरी, और ये वही रह जाएगा सेकेंड मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट भी कई बार आपको दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, ठीक। आइए चलिए, मान लो ये एक स्ट्रेट रॉड है, यहां से किसी x लेंथ पे गए, तो यहां का टेम्परेचर T दिखा, फिर यहां से कुछ dx लेंथ हम लोग और आगे गए, तो यहां का टेम्परेचर हमें T प्लस dt दिखा, सॉरी फिर बोल रहे माइनस, हीट को मैं इधर ट्रांसफर कराना चाह रहा हूं, तो मुझे दिखा T माइनस dt, ठीक है। इधर कुछ हमारा हॉट टेम्परेचर बॉडी था, इधर कुछ हाई टेम्परेचर रीजन है, हाई टेम्परेचर, और इधर कुछ लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। क्लियर है मेरी बात,
तो आइए यहां पर जो हमारा, अच्छा ये यहां से यहां तक की लेंथ मान लो L लेंथ का रॉड है, ठीक है। तो जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, dH बाई डी टी इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, यही होता है। और ये होता है स्टेडी स्टेट के लिए। याद रखिए इन स्टेडी स्टेट dH बाई डी टी जो होता है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि कोई रास्ते में मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे मानो यहां से जितना हीट चला कोई तो रास्ते में एब्जॉर्ब नहीं करा, जितना हीट यहाँ आगे गया उतना ही आगे उतना ही आगे, समझ पा रहे हैं। तो हर जगह dH बाई डी टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मुझे निकालना है कितना हीट पास करेगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, मैं dx को उधर भेज रहा हूं, ध्यान देखेंगे। तो हो गया dH बाई डी टी इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए डी टी, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे चूंकि dH बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन में रखना नहीं, ठीक है। और k कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है dt, तो उसको इंटीग्रेट कर दी। तो ये हो गया dH बाई dt। अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, dx का लिमिट रखना है। dx का लिमिट क्या होगा, dx मिनिमम कहां पे मानते हैं, यहां पे मानते हैं, यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट यहां मानते हैं तो क्या लेते हैं l। इसी तरीके से dt में क्या करोगे, यहां हाई टेम्परेचर और यहां लो टेम्परेचर, समझ पा रहे ना, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं लो टेम्परेचर TL लिख रहा हूं और TH लिख दे रहा हूं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, ठीक है जी। आ जाइए, सॉरी हरे को हाई माइनस लो, नीचे हाई दोगे, हाई माइनस लो, ठीक। आ जाइए, तो देखिए dx का इंटीग्रेशन x लिमिट रख गया 0 से लेकर l तक इक्वल टू माइनस के ए, और dt का इंटीग्रेशन t और इसका भी हो गया t हाई से लेकर t लो तक। ये हो गया dH बाई डी टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l माइनस 0 इक्वल टू माइनस के ए टी लो माइनस टी हाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस माइनस को मैं एडजस्ट कर दे रहा हूं अंदर, ये हो गया dH बाई डी टी इंटू एल इक्वल टू, इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूं, के को अंदर भेज रहा हूं, तो के ए सॉरी माइनस को दिए हो जाएगा प्लस, तो टी हाई माइनस टी लो, ठीक है ना। तो यहां से देखिए आपके पास जो ओवरऑल एक फॉर्मूला बन गया, ये बन गया के ए हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर बाय लेंथ। यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे कभी भी किसी भी रॉड से हमें हीट ट्रांसफर करना होगा। अच्छा जहां पर L क्या है, L क्या है, L है वो लेंथ जहां से हीट ट्रांसफर करेगा। देखो क्वेश्चन में ना एक ही रॉड का लंबाई चौड़ाई सब दिया रहेगा, आप कौन सा लेंथ लेंगे, जिस लेंथ से हीट पास कर रहा है, समझ पा रहे हैं। तो L होता है लेंथ थ्रू which heat transferred, जिस लेंथ से हीट ट्रांसफर करता है, बात समझ पा रहे हैं। और एथ हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे हीट ट्रांसफर करता है। सब यहां पे हीट के लिए है, क्रॉस सेक्शन थ्रू which हीट ट्रांसफर। नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए
एक चीज होती है जिसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या है, बहुत अच्छे समझेंगे इसके आगे। देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये फॉर्मूला का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक जो भी किए थे वो बस थ्योरी था, ये फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होगा, है ना। क्या है, dH बाई dt, ये तो समझ पाए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये होता है K डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, हाई माइनस लो बाय एल। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए ये जो dH बाई dt ये होता है Ka डेल्टा टी बाय एल। ठीक है, डेल्टा टी मतलब यही हो गया, डेल्टा टी मतलब हो गया टी हाई माइनस टी लो, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अब यहां से और भी एक दो पॉइंट देखिए। देखिए dH बाई dt को और क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी बाय एल बाई के ए, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और ये एल बाई के ए जो है ये जस्ट लाइक रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। यानी कि dH बाई dt जो है इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बाय आर थर्मल। ठीक है, वेयर आर थर्मल, आर थर्मल मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, है ना, थर्मल रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं आर थर्मल। ये होता है एल बाय के ए। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस होता है। अब बहुत ध्यान से देखिए, एक ना एनालॉग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में और थर्मल में, बहुत ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे एक वर्ड यूज होता है, क्या वर्ड यूज होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहां पर वर्ड यूज होता है हीट करेंट, हीट करेंट, और यही है dH बाई dt। ठीक है, क्यू भी लिख सकते हैं, हीट को ही रेट ऑफ हीट। इसको ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन ही होता है इट इज ए रेट ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, रेट ऑफ ट्रांसफर चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कुछ याद आया। सेम उसी तरीके से इसको वर्ड में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर का रेट, है ना। अच्छा, ठीक है, जैसे यहां पर होता है इलेक्ट्रिक करंट कराता कौन है, ट्रांसफर कराता कौन है, आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा वी, ये होता है V2 माइनस V1, यही होता है। सेम इसी तरीके से यहां पे भी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी। ये होगा T2 माइनस T1, सिंपल सी बात है, फाइनल माइनस इससे। कहीं पे कोई दिक्कत। इसका एक और नाम है वोल्टेज, तो इसको बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम है वोल्टेज या इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। सेम इसी तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। ठीक, यहां पर आपका होता है थर्मल रेजिस्टेंस और यहां पर होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको R से इंडिकेट करते हैं। और R क्या होता है, V बाय I। कुछ याद आ रहा है, R क्या होता है,
अच्छा, यहाँ पे जो आर है ना वो आगे करेंगे, ओम्स लॉ में करेंगे। अभी से ये समझ जाओ, जैसे यहाँ पे थर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, इसी तरीके से यहाँ पे होता है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, इसको आर थर्मल बोल दे रहे हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है एल बाय के ए। ठीक है, इधर लिख लिए ना, इधर का बाकी है, जल्दी से कंप्लीट करें जरा। चलो मैं इधर का मिटा रहा हूं, एक पॉइंट और मुझे दिखाना है, ये वाला, ये एकदम इलेक्ट्रिसिटी के एनालॉग है। कैसे एनालॉग है ये समझिए, तो मैं उसी का कंटिन्यू कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी में होता है ओम्स लॉ, उसमें होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वहां से बनता है I इक्वल टू V बाय R। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक थर्मल में I की जगह हीट करंट है DH बाय DT इक्वल टू, जैसे वहां वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज है डेल्टा T, जैसे वहां पे डेल्टा V, ये हो गया डेल्टा T बाय R थर्मल, या इसको बोल सकते हैं डेल्टा T बाय R थर्मल का फॉर्मूला है L बाय के ए। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से दोनों में एनालॉग है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे भी काम करेगा, वहां पे भी काम करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 सो ऑन Rn, और पैरेलल में 1 बाय R इक्विवेलेंट हो जाता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 सो ऑन 1 बाय Rn। सेम काम यहाँ पे भी होगा, थर्मल में भी होगा। रॉड का कॉम्बिनेशन जब होगा इन सीरीज, रॉड का सीरीज जब होगा तो यहाँ पे भी होगा R थर्मल इक्वल टू R थर्मल 1 प्लस R थर्मल 2 सो ऑन R थर्मल n। ठीक है, सेम इसी तरीके से पैरेलल देखो, 1 बाय R इक्विवेलेंट मतलब R थर्मल 1 बाय R थर्मल 1 प्लस 1 बाय R थर्मल 2 सो ऑन 1 बाय R थर्मल n। अच्छा, यहाँ पर सीरीज और पैरेलल किसका होगा कॉम्बिनेशन? यहाँ पे रेजिस्टेंस का होता है, यहाँ पे रॉड का होगा, क्योंकि सारा चीजें रॉड के लिए कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स या स्ट्रेट कंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन रॉड। ठीक, आइए हेडिंग बनाइए। पहले सीरीज को सीखेंगे, फिर पैरेलल पे। पैरेलल अपनी नीट में नहीं आता है, पैरेलल पे बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं। जो आएगा सीरीज ही आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद करना है, खतरनाक सा फॉर्मूला, और बाकी सब ऐसा डिराइव हो जाएगा। हेडिंग बना दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। पहली चीज, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कब बोलते हैं? क्या पहचान है कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में, दोनों में क्या सेम होना चाहिए? दोनों में सेम क्या होना चाहिए? करंट। अरे रेजिस्टेंस में क्या सेम होता है? दो रेजिस्टेंस सीरीज में उसका क्या पहचान है? करंट क्या होना चाहिए? सेम। इसी तरीके से दो रॉड सीरीज में, इसमें क्या सेम होना पड़ेगा? हीट करंट या रेट ऑफ हीट। समझ पा रहे? तो लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, हीट करंट
इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, ब्रैकेट में लिखो हीट करेंट और इसी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ट्रांसफरिंग हीट रिमेन कांस्टेंट। चलो देखो, दो रॉड है L1 L2 लेंथ का, इसका कोफिशिएंट K1 है, इसका कोफिशिएंट K2 है, पर दोनों का एरिया सेम ही है, होगा। मान लो ए एरिया है, ठीक है। अब मुझे मालूम है हीट ट्रांसफर हर जगह से सेम होगा, तो मान लो इससे जो ट्रांसफर हीट होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, dH/dt इक्वल टू K1, एरिया तो ए ही रहेगा, KA और डेल्टा T। देखिए, अच्छा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, बहुत ध्यान समझिए। क्वेश्चन आता है कि जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। मान लो ये है आपका T हाई टेम्परेचर और यहाँ है T लो, मतलब यहां से यहां हीट का फ्लो हो रहा है, क्लियर है ना। तो बोलेगा जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, जंक्शन का TJ नाम दे रहे हैं, TJ जंक्शन टेम्परेचर। तो इससे हीट फ्लो होगा कितना, यहाँ हाई और इसका ये लो है, तो T हाई माइनस TJ बाय लेंथ L1, और यहाँ का अगर हीट ट्रांसफर निकालेंगे तो dH/dt इक्वल टू हो जाएगा K2A T जंक्शन माइनस T लो बाय L2, ठीक है। अब मालूम है दोनों का हीट फ्लो रेट सेम होगा, हीट ट्रांसफर रेट या हीट फ्लो रेट, या बोलो हीट करेंट, तो ये और ये सेम है, यानी ये और ये भी सेम है। तो सिंस dH/dt ये सेम है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं K1A T हाई माइनस T जंक्शन बाय L1 इक्वल टू K2A T जंक्शन माइनस T लो बाय L2। देखिए A से कैंसिल हो गया, एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको उधर भेज रहे हैं, हमारा हो गया K1 L2 T हाई माइनस T जंक्शन इक्वल टू K2 L1 T जंक्शन माइनस TL, ठीक है जी। अब मुझे T जंक्शन चाहिए, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, T जंक्शन मिल जाएगा, K1 L2 T हाई माइनस K1 L2 T जंक्शन इक्वल टू, इसको करिए K2 L1 T जंक्शन माइनस K2 L1 T लो, ठीक है। तो T जंक्शन वाले को एक साथ कर देते हैं, ये हो गया K1 L2 T हाई और ये इधर आ गया, तो प्लस K2 L1 T लो इक्वल टू K2 L1 T जंक्शन माइनस माइनस प्लस हो गया K1 L2 T जंक्शन। देखिए इसमें T जंक्शन अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाए K2 L1 प्लस K1 L2, और ऊपर के साइड में हमारा ये बन गया K1 L2 T हाई प्लस K2 L1 T लो, तो T जंक्शन इक्वल टू, देखो ये मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूं, आपको जब कैलकुलेशन करना होगा तब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। K1 L2 T हाई प्लस K2 L1 T लो डिवाइडेड K2 L1 प्लस K1 L2। इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो आप प्रोसेस सीख जाइए, क्वेश्चन आएगा तो इतना स्टेप फिर से करना पड़ेगा और कुछ भी दिक्कत नहीं। बोलो कहीं पे कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं करना है, हमें पता है कि हर जगह क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट सेम होगा। एक बार इस रॉड से निकाल दिया हीट ट्रांसफर रेट, एक बार इस रॉड का निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा नाम दे दो किस सबका, इसका नाम दे दो इक्वेशन ए, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन बी। अच्छा कई बार आपसे बोलेगा ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालिए, तो देखो यहां पर तो ये दोनों सेम है पर वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि टीजे नहीं मालूम है ना। तो अब एक बार टीजे जब आपको मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहां से रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसके नीचे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टीजे, टीजे मतलब जंक्शन का टेम्परेचर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टीजे इन इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, किसी में भी रखोगे, ए में रखो या बी में रखो वैल्यू मिल जाएगा। ए और बी वी गेट वैल्यू ऑफ हीट करेंट। अब देखो कैलकुलेशन ये डेरिवेशन और बड़ा हो जाता है, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे, समझ पा रहे हो? टीजे की जगह ये पूरा रखना है, बहुत खतरनाक सा हो जाता है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए। मैं इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं कि डायरेक्ट पूछा है एक बार एग्जाम ने डायरेक्ट पूछा है, तो इसकी वैल्यू जैसे इक्वेशन 1 में रखोगे, पुटिंग, मैं लिख रहा हूं टीजे इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाता है dH/dt, ए में या बी में किसी में भी रखो, K1 K2 A, इसको ऐसे ही याद रखिए 1 2 K1 K2 A बाय T हाई माइनस T लो डिवाइडेड, देखो फॉर्मूला सिंपल ही है, K A डेल्टा T, तो वही है K पर K1 K2 A डेल्टा T बाय, और लेंथ जैसे ये है 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2, तो ऐसे ही लिखना है यहाँ पे, तो K1 L2 प्लस K2 L1। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, लेकिन आपको याद रखना, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए वही है K A डेल्टा T, तो K1 K2 हो गया A डेल्टा T, और ये साथ में चलता है 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ऐसे हुआ ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कई बार ना K इक्विवेलेंट पूछता है, दोनों मिलाकर, इसका तो K1 है इसका K2 है, पर इक्विवेलेंट K कितना होगा ये पूछता है। हेडिंग बनाइए K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में? K इक्विवेलेंट देखिए कैसे निकालेंगे, आइए, तो सेम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। हम जानते हैं आर थर्मल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर थर्मल 1 प्लस आर थर्मल 2, यही होता है सीरीज में। अच्छा थर्मल का फॉर्मूला क्या पड़े, L बाय के ए, ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट बाय K इक्विवेलेंट इंटू ए, पूरे का इक्वल टू पहले का लेंथ L1 है, K1 है, एरिया ए ही है, प्लस L2 K2A। अब बहुत ध्यान देखिए L इक्विवेलेंट कितना होगा, तो दोनों रॉड सीरीज में जुड़ा है तो रॉड का लेंथ इक्विवेलेंट यही हो जाएगा ना, L1 प्लस L2। तो मैं लिख दे रहा हूं L इक्विवेलेंट, आराम से हम लोग लिख सकते हैं L1 प्लस L2, और ये A तो सबका कैंसिल भी हो जाएगा, तो L इक्विवेलेंट जगह L1 प्लस L2 बाय K इक्विवेलेंट, और ये हो गया L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा L1 प्लस L2 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ एलसीएम वगैरह ले लीजिए, K1 K2, और फिर से देखिए हमेशा वही चलेगा 1 के साथ 2, ये हो जाएगा L1 K2 प्लस L2 K1। ठीक, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, दोनों साइड उल्टा मार दो, तो K इक्विवेलेंट बाय L1 प्लस L2
इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड L1 K2 प्लस L2 K1। देखोगे हमेशा बार बार नीचे वाला टर्म यही रहता है, इसको तो याद रखना है, सिर्फ ऊपर वाला टर्म बदलता है, इसको उधर भेज दीजिए। तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 इंटू L1 प्लस L2 डिवाइडेड L1 K2 प्लस L2 K1। तो ये रहा भाई साहब आपका K इक्विवेलेंट, ये रहा भाई साहब आपका बोलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? एक बार पलट कर देखिए, पता नहीं पिछले 15-20 मिनट में क्या क्या गुजर गया, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, आपको भी लग रहा है कुछ तो हुआ, समझ में नहीं आया। क्या ऐसी कुछ बात है, कुछ समझ में नहीं आया? ठीक, तो यहाँ पे आपका कंडक्शन कंप्लीट हुआ। कन्वेक्शन और रेडिएशन बस मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना है, अगली क्लास करा देंगे, और कंडक्शन पहले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। आप आज ट्राई करें कंडक्शन का क्वेश्चन, अगली क्लास में कंडक्शन का क्वेश्चन करा दूंगा और उसमें कन्वेक्शन और रेडिएशन कल खत्म कर लेंगे, हीट ट्रांसफर। ठीक है ना?